हेलो फ्रेंड्स, वुमेन इन इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल पेंशन स्कीम की, जिसे एनपीएस भी कहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियरली पता होगा कि एनपीएस क्या है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप एक वुमेन हैं और स्पेशली अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए इसे ज़रूर कंसिडर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एनपीएस क्या है। जैसे कि इसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम, इसके नाम में ही पेंशन है, यानी ये एक पेंशन प्लान है। इसे 2004 में एक इंडियन इंडिविजुअल की रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए किया गया था। इसे रेगुलेट करता है पीएफआरडीए, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे स्टॉक मार्केट को सेबी और आरबीआई बैंकिंग को रेगुलेट करता है, उसी तरह पीएफआरडीए एनपीएस को रेगुलेट करता है। एनपीएस के दो प्लान हैं, टीयर 1 यानी पेंशन प्लान एंड टीयर 2 इन्वेस्टमेंट प्लान। इस वीडियो में हम सिर्फ टीयर 1 यानी पेंशन प्लान की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्लान की बात हम आज नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं टीयर 2 इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में भी एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की। तो चलिए अब समझते हैं कि इसमें कौन और कितना इन्वेस्ट कर सकता है। तो कोई भी इंडियन इंडिविजुअल सिटीज़न, चाहे वो इंडिया में रहता हो या विदेश में, यानी चाहे वो इंडियन सिटीज़न हो या एनआरआई हो, जिसकी उम्र 18 ईयर्स से 65 ईयर्स के एज ग्रुप में आती हो, वो इस एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकता है, इसे ज्वाइन कर सकता है। और कितना इन्वेस्ट करना है? कम से कम साल में 6000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चाहे वो एक साथ 6000 रुपीज़ पे करें या फिर हर महीने 500 रुपीज़ करके भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अब देखते हैं कि ये एनपीएस मैनेज कौन करता है और इसका पैसा इन्वेस्ट कहाँ होता है। तो ये पैसा फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय का पैसा एलआईसी, एसबीआई एंड यूटीआई के फंड मैनेजर्स करते हैं, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड या बाकी के लोगों का पैसा एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई के अलावा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, बिरला सन लाइफ, रिलायंस के फंड मैनेजर करते हैं। फंड मैनेजर आप अपनी मर्ज़ी से चुन सकते हैं, इनमें से कोई भी फंड मैनेजर आप चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ होता है। तो पहला जो कि है इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट, जहाँ कैपिटल आपका रिस्क में होता है लेकिन रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलता है। इट मीन्स हाई रिस्क हाई रिटर्न, क्योंकि ये पैसा आपका इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लग रहा है। दूसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो कंपनीज इशू करती हैं। इनमें रिस्क थोड़ा कम होता है और रिटर्न भी ठीक ठीक होता है, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं। और जो तीसरा होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसमें रिस्क बहुत ही कम होता है बिकॉज ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, लेकिन उसके हिसाब से रिटर्न भी थोड़ा कम ही आता है। अब सवाल ये उठता है कि ये डिसाइड कैसे होगा कि किस में कितना पैसा लगाएं। इसका मतलब इक्विटी में कितना होना चाहिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कितना होना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कितना होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होता है। तो इसके दो तरीके हैं, एक है एक्टिव चॉइस और दूसरा है ऑटो चॉइस। जब आप एनपीएस के लिए सब्सक्राइब करते हैं तब आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। अब एक्टिव चॉइस का मतलब होता है आप खुद, मीन्स सब्सक्राइबर जो है वो खुद ये डिसाइड करता है कि उसे इक्विटी, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कितना रखना है। सिर्फ एक ही कैप है कि वो 75% से ज़्यादा इक्विटीज़ में नहीं रख सकता, किसी भी वक्त नहीं रख सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वो इक्विटी के लिए सिर्फ 75% तक ही एलोकेट कर सकता है, बाकी का जो 25% है उसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड पे रखना होगा। इस वहीं अगर सब्सक्राइबर को, जिसने एनपीएस को सब्सक्राइब किया है, अगर उसे इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है कि ये है क्या, इक्विटीज़ क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या है, तो वो ऑटो चॉइस को ले सकते हैं।
ऑटो चॉइस में फंड मैनेजर लाइफ साइकिल के हिसाब से पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। इसका मतलब वो लाइफ आपकी जो एज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फंड मैनेजर आपको सजेस्ट कर सकता है, मतलब अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आपका जो इक्विटीज़ में एलोकेशन होना चाहिए 60 या 75% तक आप रख सकते हैं, बिकॉज आप काफ़ी यंग हैं, आप अभी रिस्क ले सकते हैं। उसी तरह अगर आप 50 साल के हो गए हैं तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई है, तो हो सकता है फंड मैनेजर आपको एडवाइस करे कि आप अब बस 20 या 25% आप ही आपके जो कॉर्पस का है वो आप इक्विटी के लिए एलोकेट कीजिए, बाकी का पैसा आपको सेफ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होता है। तो इस तरह से आप ऑटो चॉइस या एक्टिव चॉइस दोनों में से कुछ भी एक डिसाइड कर सकते हैं। ये आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। आपने इस साल एक्टिव चॉइस रखा है, आपको नेक्स्ट लगा कि नहीं मैंने अपने डिसीजन ठीक नहीं लिए, मेरे रिटर्न ठीक नहीं आ रहे, तो आप ऑटो चॉइस में भी आप चेंज कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि एनपीएस में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा एनपीएस का है वो है कि ये एक अच्छा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि ये इक्विटी मार्केट से लिंक्ड होता है। इसमें इक्विटी मार्केट में भी आप इन्वेस्ट करते हैं, ना कि ट्रेडिशनल टैक्स सेविंग प्लान्स की तरह लाइक पीपीएफ वगैरह, जहाँ पे आपके रिटर्न फिक्स्ड होते हैं या समय के साथ धीरे धीरे थोड़े कम ही होते जा रहे हैं। मतलब एक समय था जब आपको पीपीएफ पे 12% तक मिलता था, बट आजकल अगर आप देखने जाएंगे तो 7 या 8% से ज़्यादा नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इक्विटी के साथ लिंक होने से आपके रिटर्न्स थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। जो दूसरा फ़ायदा है वो है कि आप बहुत ही डिसिप्लिन के साथ अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और एनपीएस आपको एक बहुत अच्छा टैक्स एक्सम्पशन में भी दिलाता है। जैसे कि अगर आप 80C के अंदर देखेंगे तो एनपीएस में आपको 1.5 लाख रुपीज़ अगर आपने सपोज़ इन्वेस्ट किया है तो आपको पूरा 1.5 लाख आप 80C के अगेंस्ट ले सकते हैं। या फिर अगर आपकी और भी कोई इन्वेस्टमेंट है और आपने एनपीएस में किया है तो एनपीएस के लिए उन्होंने एक और भी सेक्शन रखा है विच इज़ 80CCD, जिसके अंदर आप 50,000 रुपये तक आपका टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इन ऑल अगर देखें, अगर आपने 2 लाख रुपए एनपीएस में किए हैं इन्वेस्ट तो आपके पूरे 2 लाख रुपए आप टैक्स एग्जम्पशन में ले सकते हैं अगर आपकी और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। या फिर अगर आपकी कोई और इन्वेस्टमेंट भी है वो एटीसी के अंदर आ जाएगी, लेकिन एटीसीसीडी के अंदर सिर्फ ये एनपीएस के लिए ही रखा गया है, जहाँ पे आप 50,000 तक का टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं। ये मुझे पर्सनली लगता है कि जिनकी सैलरी थोड़ी हायर साइड पे होती है, आप 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट तो किसी के भी हो ही जाते हैं आजकल। किसी का टर्म प्लान हुआ या किसी और तरह की पीपीएफ ईपीएफ, इन सब में निकल ही जाता है 1.5 लाख। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा 50,000 एग्जेम्प्ट करने का मौका दे देता है। और पर्सनली मुझे जो लगता है ये बहुत ही अच्छा है किसी सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान के लिए। जब आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका ईपीएफ या के ज़रिए कुछ ना कुछ कॉर्पस रिटायरमेंट के लिए जमा हो ही जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप जॉब रेगुलरली कर रहे हैं तो ईपीएफ में पैसे जमा होते रहते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कभी कभार ये चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमारी इनकम कहाँ से आएगी, हमारे पास पैसे बचेंगे रिटायरमेंट के बाद या नहीं बचेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए कि डिसिप्लिन के साथ रिटायरमेंट के बाद के लिए भी उनकी एक पेंशन शुरू हो जाएगी, मतलब उनके पास कुछ ना कुछ पैसे आते रहेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब आइए सबसे ज़रूरी बात कि पैसे जमा तो कर दिए, कॉर्पस हो भी गया, अब निकालना कब है और कैसे। तो सबसे पहली बात, क्योंकि ये पेंशन स्कीम है, आपको फ़ंड 60 ईयर्स के होने के बाद ही मिलना शुरू होता है। आप चाहें तो इसे 70 ईयर्स तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी इनकम आ रही है और आप चाहते हैं कि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है, 70 के बाद ज़रूरत है, तो आप 70 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। या फिर जब आप 60 ईयर्स के हो जाएंगे तो आपको जमा किए हुए कॉर्पस का 40% जो है वो एन्युटी के लिए छोड़ना पड़ेगा। यानी 40% आपको मंथली बेसिस पर आपकी बची हुई ज़िंदगी भर मिलता रहेगा और 60% आप तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं। समझिए अगर आपके पास 100 रुपये जमा हुए थे तो आपको 60 रुपीज़ तक, मतलब मैक्सिमम लिमिट है वो कि आपको 60 रुपीज़ आपको 60 ईयर्स होने के बाद तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन जो 40 रुपीज़ है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे, जो कि आपको पूरी उम्र, आपकी जो बची हुई जितनी भी ज़िंदगी है उस पूरी ज़िंदगी हर महीने एक फ़िक्स्ड अमाउंट आपके पास आ जाएगा,
जो कि मुझे लगता है बहुत ही बेहतर तरीका है। और यदि भगवान ना करे अगर एनपीएस सब्सक्राइब करने वाले की डेथ हो जाती है, तो जो पूरा जमा किया हुआ कॉर्पस है 100% कॉर्पस उसके नॉमिनी को मिल जाता है। अब ये तो बात हो गई कि पूरा 60 इयर्स होने के बाद पैसे कैसे विड्रॉ होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी वजह से आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो आप कितना और कैसे निकाल सकते हैं, इसे जानना भी बहुत ज़रूरी है। जो सबसे पहली शर्त है, जो कंडीशन है, वो ये है कि आपको एनपीएस में कम से कम 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा। उसी के बाद आप कुछ निकाल सकते हैं। दूसरा, आपकी जो विड्रॉवल अमाउंट है वो 25% से ज़्यादा नहीं हो सकती। समझ लीजिए जब आप निकालने गए और आपके जो जमा की हुई पूरी इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपीज़ की है, तो आप सिर्फ उसमें से 25 रुपीज़ तक ही निकाल सकते हैं। 100 में से सिर्फ 25 रुपीज़ निकाल सकते हैं, 75 रुपीज़ आप फिर भी नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, आप ये सिर्फ पूरे 60 ईयर्स के टेन्योर तक सिर्फ 3 बार ही ऐसा कर सकते हैं। मतलब आप 3 बार जाकर अपने बचे हुए पैसों का सिर्फ 25% ही निकाल सकते हैं। 3 बार से ज़्यादा आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा भी एक कंडीशन है कि ये पैसे आप सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक रीजंस के लिए निकाल सकते हैं। वो रीजंस क्या हैं? जैसे कि आपके बच्चे की किसी हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप निकाल सकते हैं, या बच्चों की शादी के लिए ज़रूरत है तो निकाल सकते हैं, या फिर आपके अपने घर को बनाने या ख़रीदने के लिए, जो कि थोड़ी उसकी स्पेसिफिक कंडीशंस मेंशन की हुई है, यानी कि जैसे कि अगर वो आपका सबसे पहला घर हो, उससे पहले आपके पास कोई घर नहीं है और आपको अपना पहला घर खरीदना है, तो आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। या फिर किसी भी तरह की गंभीर कोई बीमारी हो गई है, कोई क्रिटिकल इलनेस आ गई है जिसके इलाज के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप एनपीएस से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस डाली हुई हैं उन्होंने, ताकि लोग भावनाओं में बहकर अपने रिटायरमेंट के फ़ंड को निकाल ना लें। तो कुछ कंडीशंस उन्होंने रखी हैं कि आपको ये कंडीशंस फुलफ़िल करेंगे तो ही आप पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी 2 चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपका पूरा कॉर्पस 1 लाख रुपए से कम है, सपोज़ आपने शुरू किया फिर बीच में नहीं डाल पाए और ऐसा करते करते आपके सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही जमा हो पाए हैं, तो आप एनपीएस शुरू करने के 10 साल बाद इस पूरे 1 लाख रुपए को निकाल सकते हैं। उस पर किसी भी तरह की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस इसके अलावा और लागू नहीं होती, कि सिर्फ आपके 10 साल कंप्लीट होने चाहिए। दूसरा, अगर आपने 2 लाख तक जमा कर लिए, मतलब आपका कॉर्पस जो है इंटरेस्ट के साथ 2 लाख तक हो गया है, तो 60 ईयर्स के बाद आप पूरा 2 लाख निकाल सकते हैं। फिर आपको ये 40% एन्युटी के लिए छोड़ना है और सिर्फ 60% निकाल सकते हैं। ये नियम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा, आप पूरा 2 लाख यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये एक विड्रॉल की जो उन्होंने अर्ली विड्रॉल की जो नियम रखे हैं, ये छोटे अमाउंट के लिए, कि अगर आप बहुत रेगुलर नहीं रहे अपने एनपीएस में पैसे डालने के लिए, सिर्फ 1 या 2 लाख जमा हुए हैं, तो आप तुरंत उनको, मतलब 10 साल ख़त्म होने के बाद 1 लाख निकाल सकते हैं और 60 ईयर्स होने के बाद में पूरा आप 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट जो है आपका वो पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एनपीएस से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस छोटे से वीडियो में दे दूं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया, प्लीज़ कमेंट में डालिए और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसका अच्छी तरह से आपको समझाकर उसका जवाब दे सकूँ। ये इन चीज़ों के बारे में जानना और इन्हें अच्छी तरह समझना बहुत ही ज़रूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ मस्ट स्किल एक्चुअली। ये आपको पता होना ही चाहिए अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जीने के लिए। तो इसी नोट के साथ आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।